चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट जो आज का होगा वो होगा केमिस्ट्री। सो सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री से। तो पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टरवर्ड समझाएंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इनमें टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। तो आप क्लास 11th में है, तो क्लास 11th में जो हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो इससे पहले हमने बोला था यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा चैप्टर हमारे पास होगा, उसमें छोटे छोटे डिफरेंट चैप्टर्स हमारे पास होंगे, ठीक है ना। वो बड़ा सा चैप्टर क्या क्या होगा, तो हम देखेंगे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होगा, कि मतलब क्या क्या उसूल हमारे पास है, छोटी छोटी वो बेसिक चीजें कौन सी होगी जो कि हमें केमिस्ट्री को लड़ने के लिए जरूरी होगी। जिस तरह हमने देखा था मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, दीज आर द टूल्स विच वी टेक फ्रॉम द मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू डील विद फिजिक्स के साथ खेलने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स से हमने कुछ चीजें ली है, उधारी में ली है, जो कि हमें यहाँ पे यूटिलाइज करनी थी। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आपके छोटे से छोटे कंसेप्ट हो जो आपने लोअर क्लास में पढ़े हो, इवन दो मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट है जो यहाँ पे जरूरत है, या कुछ ऐसे भी कंसेप्ट जो कि इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। ऐसे कंसेप्ट आपने सुने होंगे लेकिन भूल गए होंगे क्लास 9th में। लाइक आपको पता है मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, मोल कंसेप्ट, या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं आपको याद दिला दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, इस तरह स्टाइकियोमेट्री कुछ ऐसी चीजें हैं। इसी तरह हमारे पास वहां पे डाल्टन, आपने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस तरह आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी कहानी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी से हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। ये पहला चैप्टर हमारा होगा, डिस्कस वहां करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड जो हमारे पास होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा टाइम अगर केमिस्ट्री में लगेगा पढ़ने में वो इसी यूनिट में लगेगा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। 9th क्लास में पढ़ा है, यस सर, ये पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने वहां पे चैप्टर का नाम पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th में पढ़ा होगा। क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जरा कुछ चीजें बताओ। उसमें कुछ ना होगा, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी इनकी, आपने सुना होगा थॉमसन्स मॉडल, आपने सुना होगा रदरफोर्ड्स मॉडल, आपने सुना होगा बोहर्स मॉडल। इस तरह आने वाले वक्त में बहुत सारी और भी चीजें पढ़ोगे आप, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखोगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, डिब्रोगली वेवलेंथ है, या हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी कहानी आप क्लास 11th के इस चैप्टर में पढ़ोगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप चैप्टर पढ़ोगे, इससे क्लास 12th के फिजिक्स के, रिमेंबर दैट, क्लास 12th के फिजिक्स के आपके 3 चैप्टर्स क्लियर हो गए। क्लास 12th के फिजिक्स के 3 चैप्टर, तभी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं क्या कहूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये सारी आपस में को रिलेटेड है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिक्स यूज होगा, कहीं ना कहीं आपके पास फिजिक्स में केमिस्ट्री का यूज होगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स, आपको लगे कि क्या मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं क्या केमिस्ट्री, इंटर रिलेटेड। सर सिर्फ तो आपके पास सब्जेक्ट्स का नाम अलग अलग है, ये पर्सपेक्टिव अलग है, मतलब किस तरीके से मुझे पढ़ना है, इसका सेंस कैसे बनता है, मतलब मेरा नजरिया कैसा है। तो फिजिक्स के नजरिए में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे देखूंगा, इस तरह केमिस्ट्री के नजरिए में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे देखूंगा। 3 चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए। एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन, वो इसी में पढ़ेंगे, वो इसका सब टॉपिक होगा। इसी तरह हम पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो भी इसी में पढ़ेंगे हम। 12th में वो अलग से 3 चैप्टर्स हैं। नियर अबाउट अगर मैं बता दूं, नीट एग्जामिनेशन में या जेई एग्जाम एंट्रेंस में 4 सवाल था, 16 पॉइंट्स, शुरा मार्क्स को वेरी ज्यादा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी इसमें सबसे ज्यादा टाइम भी आपको लगेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है यूनिट नंबर 3।
यूनिट नंबर 3 हमारा जो है इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पढ़ा है? ये था 10th क्लास में, लेकिन आपका डिलीटेड था, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स को, क्लासिफिकेशन थोड़ा क्या पूरा, मतलब जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वहां पे यूज होता था, है ना, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स वहां पे यूज होता था। रिसेंटली आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, मुझे तो टिकट मिल नहीं था मिच, हाँ 10th क्लास तू आर किन पार चुते इंशाल्लाह से तू पार सेरी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी, अगर कोई बोलेगा आपके पास कि फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन दिखे, मतलब लेमैन को भी अगर समझाना होगा, अगर पन्नी जाए समझना है, जहां न्यूमेरिकल पोर्शन दिखे ना केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन पर्पस दिखे ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड होगा। और जहां पे आपको पीरियोडिक टेबल के इर्द गिर्द सारी चीजें दिखे, सपोज आपके पास है एलिमेंट जितने भी है ना, इनके बारे में पढ़ना होगा, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें ये आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता है, कार्बोनेटेड कंपाउंड जिस तरह पढ़ा होगा, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, वहां पे इनकी नेम ही कैसे देते, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें वो कहां पे आपके पास पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको टिप ऑफ द टंग याद होगा। और जैसे आपने याद किया वैसे नहीं करना होता, ये ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज याद करना होता है, क्योंकि ग्रुप वाइज जो आपके पास आपको पता होगी, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप से टोटल, शाबाश। अच्छा, एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 78 ना, 118 एलिमेंट्स हैं। हमने इनको क्लासिफाई किया है 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हमने क्यों किया, जिस तरह आपने बायोलॉजी में आप पढ़ते हो या आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, किंगडम जिस तरह है, फाइलम जिस तरह है, ताकि समझना आसान हो, है ना। जो किंगडम में पर्टिकुलर आते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, ताकि बस समझ पाने होमो सैपियंस, हर का इंसान जनारे जंग जच जकान छा इथे कट आखनास, तो ये हर किसी की प्रॉपर्टी है। दोवल कुछ सिमिलर सिमिलर गो ना आइडेंटिकल क्या, दोवल की कंस आस क्या प्रॉब्लम कुन विजन तमस आस अकै नर, दोवल तमस आस क्या प्रॉब्लम कत नसन, ये तो बाय बर्थ आस। मगर यूजुअली अगर तुम वुचो यम सारी प्रॉपर्टी होमो सैपियंस में। इसी तरह हमारे जो पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं, मैं एक ग्रुप बता दूंगा, अल्कली मेटल, सुना है ना, ग्रुप फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये आपके भैया आपने सुना होगा इनर्ट गैसेस के बारे में, सुना है, नोबल गैसेस कुछ कुछ, हीलियम, नियन, अर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन। ठीक है, ये सारे आपके पास जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 18 में आते हैं। इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, जो उसकी प्रॉपर्टी वो इस सब की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है ना, अब कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस है, इस चैप्टर में हम आने वाले वक्त में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास है यूनिट नंबर 4। आपने क्या ना, मैं जो ये बता रहा हूं चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया, जस्ट मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि आत्मज क्या है, पारों डिटेल में तो हम तब पढ़ेंगे, अभी तो मैंने इसका ABCD भी नहीं बता दिया। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमारे पास इसी तरह, पहला था हमारे पास हम बेसिक, ऐसा हो सकता है मैं ऊपर नीचे बता दूं। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि आपके पास युजदयीम चैप्टर ऐसा हो सकता है, यूजुअली नहीं होता है कि मगर बहक मगर आसन ये मई चैप्टर। ठीक है, 4th यूनिट है वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारा 4th यूनिट होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के पता होने, आपने सुना है ना, कार्बन जो आपके पास है, कार्बन एक कंपाउंड इसका बता, मीथेन जिस तरह है ना, मीथेन की शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल, सुना है, टेट्रावैलेंस, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, सुना है ना आपने, ये वर्सटाइल नेचर, खास नेचर था। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आपने देखा होगा डायमंड का है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, है ना, हेक्सागोनल। इसी तरह आपने देखा कि ग्राफाइट प्लेन आर तथ मजन किन। इस तरह आपने देखा और एक एलोट्रोप फुलरेंस, बकमुनिस्टर फुलरेंस, वन ऑफ C60, इस तरह बहुत सारे होते हैं। इन स्ट्रक्चर कितने कटा, शेप कैसे इनकी निकालते हैं, शेप के माने ये है 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स इन स्पेस, स्पेस का मतलब होता है 3D, 3D में ये एटम्स कैसे अरेंज्ड है, ये जो शेप ही कैसे निकालते हैं। और इतना ही नहीं, इससे ये पता चलेगा कि अगर ये सबस्टेंस किसी और के साथ मिलेगा, नया सबस्टेंस क्या बन सकता है, वो इसी शेप, क्योंकि शेप से ही आपको पता चलेगा इनके पैरामीटर्स, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड फटरानस में कितना एनर्जी लाइक में है, तो पता क्या बना ये अल्टीमेटली, क्या ये है क्या फिटेड कि है क्या फिटेड। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको समझने के लिए बेसिक आपको
केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से समझिएगा, ठीक है। ये आने वाले वक्त में आप डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया, ठीक है। यूनिट नंबर फिर 5th, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो पढ़ा है ना 10th में, उतना ही पढ़ना है, थोड़ा सा बैलेंसिंग का सीखना है। रिडॉक्स ये छोटा चैप्टर है, मतलब इसको मैं बता दूंगा हार्डली 4 लेक्चर्स लगेंगे, 2 बोर्ड के हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, करोजन, रेंसिडिटी, ये सारी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे सीखेंगे अगर रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो किस शक्ल की होती है, रिडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस करना होता है तो कैसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है उसको बैलेंस करने का। तो अब आपने सीखा ना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, पढ़ा है ना, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल एज कंपेयर टू सिंपल रिएक्शन, क्योंकि इसमें चार्ज को भी बैलेंस करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उनको भी यहाँ पे बैलेंस करना होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में रिसेंटली मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ये रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, क्या पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना, पढ़ा है ना ये। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ बैलेंस करना पड़ता है, चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है। अगर कोई स्पीशी का मतलब कोई भी चीज, एटम, आयन, अगर ये लॉस करेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इसने लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इस तरह कोई गेन करेगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है और साथ में इन इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना पड़ता है। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है। हम पढ़ेंगे 2 मेथड्स, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन, मतलब मेथड आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, मतलब कि अलग अलग छोटी छोटी रिएक्शन, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन रिएक्शन, इसको बैलेंस करना, फिर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। ये सारी कहानी हम इसी में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास है यूनिट नंबर 6, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स में भी मैंने बोला, याद है, कल डिस्कस किया था ना परसों, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन साथ में यहां और एक चीज भी है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं अप्लाई करूं केमिकल रिएक्शंस को तो उसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, परसों बताया था मैंने, हीट के रिलेटेड, है ना। अगर मैं हीट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे इसको इंटर कन्वर्ट करूं, और साथ ही में कि अगर आपके पास इंटर कन्वर्जन होगा किस तरीके से होगा, कौन कौन से फिनोमिनस प्रोसेसेस होंगे, ये प्रोसेस इतना ही। फिर अगर इसी को मैं, आपने सुना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सुना, टेक एन एग्जांपल। तो आपके पास ये जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एनर्जी का कंसेप्ट है, ये कैसे केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई होता है, कैसे कैलकुलेट करें कि इस रिएक्शन में इतनी हीट निकली है, कैसे कैलकुलेट करें इस रिएक्शन को कितनी हीट देनी है, कैसे कैलकुलेट करें कोई एंडोथर्मिक है, कैसे कैलकुलेट करें कोई एक्सोथर्मिक है। इतना ही नहीं, इवन कौन सी रिएक्शन होगी, जिस तरह परसों मैंने बताया ये रिएक्शन गैस ने की, ये गैस कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स आप इसका जवाब देता है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको ये जवाब मिलेगा, क्या कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, क्या ये फीजिबल है कि नहीं। फीजिबल का मतलब होता है क्या ये होगी रिएक्शन, इनफीजिबल या अनफीजिबल का मतलब होता है ये रिएक्शन नहीं होने वाले। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आई बात समझ। इसी तरह फिर हमारे पास है यूनिट नंबर 7, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स है, अच्छे खासे बड़े 2 यूनिट्स है, लेकिन मैं कहूंगा हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, वो ये चैप्टर है, दैट इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब ये जो GOC हमारे पास यहाँ पे है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बताऊं, जिस तरह मैंने बता दिया ना, फिजिकल केमिस्ट्री का हार्ट है ये वाला, ठीक है ना, इसमें कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको समझना है, यूजुअली वीक होती है बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 11th की नहीं, पूरी 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा जो आपके पास JEE या नीट एग्जामिनेशन होगा वहां पे जो आपके पास सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं,
यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ोगे उसी पे बेस्ड। मैं कहूंगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं ना, सपोज मान लीजिए नीट में अगर मैं बता दूं, टोटल 45 सवाल है नीट में केमिस्ट्री में, तो 15 सवाल जो है ना, 15 सवाल आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 15 में से 12 सवाल इसी पे बेस्ड होंगे, 15 में से 12 सवाल जीओसी पे बेस्ड है, क्योंकि इसी में वो कंसेप्ट पढ़ोगे। जेई में आते 30 क्वेश्चन, 30 में से 10 आते हैं ऑर्गेनिक में, मैं कहूंगा 10 के 10 ही क्वेश्चन होते हैं जीओसी पे डिपेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट आपको यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास है यूनिट नंबर 8 जो कि हाइड्रोकार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाइड्रो है, जिस तरह आपने सुना होगा एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है ना, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, एरीन्स, ये सारे पढ़ेंगे हम इसी में आने वाले वक्त में। ठीक है ना, एक बड़ा सा, ये दो बड़ी यूनिट्स हमारे पास है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। एक चैप्टर स्किप हो रहा है, कौन सा है? हाँ, इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कहाँ रखेंगे? यहाँ, इसको करेंगे ऐसा, यहां, चलो एंड में ही लिखते, ठीक है, हार्डली मैटर्स। यूनिट 6, 7, 8 और 9, ठीक है, यूनिट 9 आपके पास वो है इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम में पता हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे नेट चेंज जीरो होती है, नेट चेंज आपको लगेगा ही नहीं चेंज हो रही, लेकिन हो रही होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ब्लू और रेड कलर को मिलाएंगे, कैसा कलर बनेगा मालूम नहीं, सपोज लेट इट बी वायलेट बना, सपोज, तो पहले ब्लू और रेड मिलके वायलेट बनाएगा, एक स्टेज आएगा वायलेट टूट के वापस ब्लू और रेड बनाएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा, एक टाइम आएगा ना, ब्लू और रेड जिस रेट से मिल रहे हैं बना रहे वायलेट, वायलेट उसी रेट से टूट के वापस ब्लू और रेड बना रहा है। ये जो स्टेज है जहां पे दोनों प्रोसेस इक्वल रेट्स पे होती है, आपको लगेगा जैसे कि रिएक्शन रुकी होगी, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन हो रही होती है। यहां से 5 बाहर निकल रहे हैं, 5 अंदर आ रहे हैं, 5 बाहर निकल रहे, 5 अंदर आए, अंदर कितने? फिक्सेड है ना, जितने सपोज यहाँ 15-20 बच्चे, मान लो 20 बच्चे, अब 5 बाहर निकल रहे, 5 अंदर आए, अंदर कितने? स्टिल 20 ही है ना, फिर से 10 निकले, 10 अंदर आए, अंदर कितने हैं? 20 बचे स्टिल आपके पास वहां पे, क्योंकि जितने आप बाहर निकाल रहे हैं उतने ही अंदर। इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, ये कब आएगी? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अब एक रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी कि नहीं, मतलब अख रिएक्शन करना में वन घसा ये खत्म किन, ये आपको बता देगा इक्विलिब्रियम। क्या रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी कि नहीं, उसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसमें दो इक्विलिब्रियम्स हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, एक है फिर आयनिक रिएक्शंस के लिए, उसको कहते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में ये सब पढ़ लेंगे। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, अगर लेक्चर्स की बात करें, इसमें आपको लगेंगे कम से कम 15 लेक्चर्स, ठीक है ना, इसमें 10 लेक्चर्स, सॉरी इसमें 10 लेक्चर, दूसरे में तो लगेंगे 25 लेक्चर्स, ठीक है ना, तीसरे में तो लगभग लगभग बॉन्डिंग में हम 15 लेक्चर्स देंगे, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में 2-3 लेक्चर, मान लीजिए 3 लेक्चर्स, ठीक है, थर्मोडेशन थर्मोकेमिस्ट्री में तो लगभग 20 लेक्चर्स, ठीक, जीओसी में तो 20 लेक्चर, हाइड्रोकार्बन में भी 20 लेक्चर्स। ठीक है ना, तो मतलब पैरेलल में आने वाले सफर में लगभग 4-5 महीने, 5 महीने के लेक्चर्स, मतलब 120 लेक्चर्स, लगभग लगभग 120-125 लेक्चर्स, क्योंकि 4-5 रहे 60 रहे, तो छुट्टी भी होगी, वीकली टेस्ट भी होगा, तो लगभग लगभग 7 महीने तो इसमें लग ही जाएंगे, इसमें भी और जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, पहला जो हमारा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ मत पूछना है, तो इसमें क्या डाउट है? तो हजरत मुजबिल साहब तेज है, तो आपको मत कुछ कंफ्यूज, आपका दादा आ गया था अभी, दादा ही था शायद, हाँ नहीं दादा नहीं, नाना था, दादा नाना, कश्मीरी में दादा को भी नाना कहते हैं और नाना को भी दादा, सुना बिडबाब, हाँ। चलिए, तो हमारा बेसिक जो आपके पास है, पहला जो आपके पास चैप्टर है, तो करते स्टार्ट इसी से, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री।
चलिए तो स्टार्ट इससे करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? शाबाश, हाँ बता। केमिस्ट्री खाता हो ना, ब्रांच ऑफ साइंस। टाइम पर किसके साथ? हाँ बोलो बोलो, कश्मीर में बोलो, डोगरी में बोलो, पंजाबी में बोलो, कुछ भी बोलो। ऑब्जर्व कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर, ठीक है एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, वो हम फिजिक्स में भी करते हैं, वो हम किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, मगर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री किसके बारे में होती है और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? केमिकल्स इसने कहा, ठीक है ये भी, और कुछ ये, हाँ हाँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारा कुछ एक ही में आता है, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? तो केमिस्ट्री जो हमारे पास है, इट इज सिंपली द स्टडी, अगर नहीं ये दिन जवाब, स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल अल्फाज में लेमैन को भी अगर समझाना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जस्ट लाइक फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेनन, उनको ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, फिर वो लॉ बनता है, जिस तरह आपने सुना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, वन ऑफ द लॉ आपने पढ़ा होगा। इसी तरह आपके पास है यहाँ सारी कहानी मैटर, जो आपने बोला ना यहाँ पे केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी चीज सारा किस में आएगा? मैटर में आपके पास आ जाएगा। नाउ द थिंग इज, मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? शाबाश, मास होगा और किसी न किसी सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं। शाबाश, व्हाट इज मैटर? शाबाश, एनीथिंग, शाबाश, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड इज परसेप्टेबल टू आवर सेंस, मतलब किसी न किसी सेंस ऑर्गन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को हम मैटर कहते हैं। कुछ न कुछ सेंस ऑर्गन से, ठीक है, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन। हमारे पास 5 है, किसी के पास 6 भी हो सकता है, तो उसको प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। शेम सेंस कैसे आसान ना कहा होना मे 6 सेंस, ठीक है, तमिस तेल प्रॉब्लम कह वन मे दिल बोर्ड, सो ना प्रॉब्लम, या अगर दिल बोर्ड, सो ना बोर्ड प्रॉब्लम, अत पन साइज, अगर कहीं दिल वेठे गो इन्फ्लेमेशन, क्या दलील ना गोस लॉकटुन ना गोस बड़ुन, यह गोस बराबर रोजन अतनसी। कह वन मे दिमाग बोर्ड, सच बड़ प्रॉब्लम तमिस, यह बराबर हर कस 180 ग्राम, तह मे नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो मगर मैं कह रहा हूँ कि मैचोर लक्चार तमिस 180 ग्राम, तमिस कह। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड इज परसेप्टेबल, इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन होगा, मास, तो जगह भी लेती होगी, तो कोई ना कोई स्पेस लेगा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम। तो इसका मतलब उसकी क्या होगी? डेंसिटी, है ना, कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो समथिंग that has some kind of density and can be detected by any of the sense organ, that we called as a matter। कहती चीज सु, कोई भी चीज ऐसी जिसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी का मतलब है एक छोटे से वॉल्यूम में इसका कितना वजन होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। या सिंपल अल्फाज में समझे, ये पेन आपके पास है, क्या ये मैटर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसका वजन है, कर सकते हैं। दूसरी बात ये क्या है, जगह लेता है, हाँ जगह भी लेता है, चुना नहीं मकानत का स्पेस, और साथ ही में मैं इसको देख सकता हूं, इसको टच कर सकता हूं, किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से मैंने इसको सेंस किया, सो वी कॉल दिस थिंग एज मैटर, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, कितनी चीजें आप बता दोगे? लाखों करोड़ों। मैं कहूंगा एवरीथिंग अराउंड अस, है ना, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग मैंने नहीं बोला, एवरीथिंग अराउंड अस। चाहे आप रिवर्स देखो, है ना, चाहे आप माउंटेन्स देखो, चाहे आप माउंटेन्स देखो, चाहे आपकी क्लासरूम में बुक्स होगी, ठीक है ना, चाहे आप यूज करते हो पेंसिल्स यूज करते हो, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपके पास। या अगर कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएगा, एटम्स जिस तरह हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, कुछ ऐसी भी पार्टिकल में भी सुने होगे या नहीं सुने होगे, बोसन्स, क्वार्क्स, मीजन्स, पार्टिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना, एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपको पता है, वो मैंने यहां नहीं लिखा। ये भी आपके पास ऐसे पार्टिकल जो कि मैटर है, क्योंकि जगह लेते हैं,
ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वजन है इनका, और किसी न किसी सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कहानी। अब ठीक है, यहां पे अब ये है ईयर, क्या मैटर है हमारे पास, क्या ईयर मैटर है, कैसे, देखिए ईयर का वजन है, हाँ गुब्बारे में भरो वजन करो, हाँ जगह लेता है, गुब्बारा फूल जाता है तो वजन भी आपके पास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और फील करते हैं हम, है ना। या आपके पास ऑप्शन है हवा युवान, इंसान ठंड फील या गर्म फील गसान, ठीक है, चाहे ठंडी हवा या गर्म हवा आती होगी, तो आपके पास आपने सेंस ऑर्गन से भी इसको डिटेक्ट किया, तो और ईयर भी आपके पास यहाँ मैटर है। इज अच्छा, और एक एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज ए मैटर, ऑनेस्टी वन सा, आपका क्या नाम है, वन सा फरजाना, ऑनेस्टी क्या चुन मैटर, ठीक है उसना एकदम एक स्टूडेंट या आपको मैंने बोला होगा ऑनेस्टी या एफेक्शन लाओ कशर पे ना, क्या ये मैटर है कि नहीं, तो उसने ये बोला कि सर मैं मोबाइल टेक एन एग्जांपल मम्मा का पापा का कस ठीक है मैं दिलस पे बार आसान ठीक है, और ये मनो अख जवाब दिन तम पद शान तम जवाब दोपनस दिलस पे बार में आसान बे जाय ते दिलस मज ना मे दिल जिगरुक वाट मे सतन जाय रटस मे अत मन जाय बे सोदी कथ वन जाय ते रटन गोबर तेल फील ती करान, ठीक है ना। तो क्या ये मैटर है कि नहीं, युक जवाब युक बस ठीक सा, अगर ऐसा मोहब्बत चाहिए, ठीक है, तो आपके दिल में बार है, आपके दिल में जो भी है सारी चीजें हैं, तो लेकिन ये आप डिटेक्ट कर सकते हो, दूसरा डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मे तुम्हारी क्यों वन सर तुम कम सुचो, ठीक है, मूल सुनचा माजुन चा बेनिन चा बुए सुनचा किसी का भी होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास मैं डिटेक्ट ये चीज कर सकता हूं, तो ये मेरा लेमैन जैसा सवाल था, लेकिन आंसर भी आपको लेमैन तरीके से देना पड़ेगा। अगर बस वनाता पागल गुमुत पाई बुपारना क्या था खबर क्या माना, सो मैंने सारा तक समझाने, ठीक है, तो इसको लेमैन तरीके से समझाना पड़ेगा कि अगर ये मैटर है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको भी पता है, हर एक को यहाँ पे पता है, क्योंकि उसकी वो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है। लेकिन किसी ऑनेस्टी है या अफेक्शन है या लव है, ये सारी चीजें जो भी है ये एक पर्टिकुलर इंसान का वहम होता है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ये चीज कोई वजन नहीं रखती, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, दो वाइल आप डिटेक्ट कर सकते, लेकिन सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। फीलिंग अलग चीज होती है, सेंस ऑर्गन अलग होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये मैटर नहीं है, इसी तरह एफेक्शन लव ये मैटर नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो कहानी थी हमारे पास यहाँ पे किसके मुतालिक की, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हमने समझा केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर, ठीक है। अच्छा मसला है हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, अगर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मैटर, परान क्या शायद, व्हाट वी स्टडी, सर वी स्टडी इट्स क्लासिफिकेशन, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया। अच्छा इतना ही नहीं, ये किसका बना है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन, शाबाश, और इसकी प्रॉपर्टीज एटसेट्रा और भी चीजें होगी, मेन यही चीज है प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या, हम यही पढ़ते हैं मैटर के बारे में। What we study about matter? We study about matter, its classification, its composition, its properties. Whether वो physical property हो या chemical, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आई बात मेरी समझ। अच्छा ठीक है, आपने ये सारी चीजें तो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज के बारे में आगे जाएंगे और इस कंपोजिशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, आपने दो टाइप की पढ़ी है, ये जो क्लासिफिकेशन है आपने बचपन से, ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, उन कोर्न में क्या 9 चीज की है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स की है, कौन कौन सी, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी कौन सी हमारे पास है, दूसरी हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी हमारे पास कौन सी है, केमिकल। व्हाट डू यू मीन फिजिकल क्लासिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, फिजिकल चेंज एंड chemical change. Physical change is that change in which no new substance is formed, the composition, chemical composition remain the same, no older bonds are broken, no new bonds are formed. Suppose H2O solid form है जिसको क्या कहते हैं, ice,
पच हीट दिवान अत क्या बना H2O लिक्विड तत क्या मतलब लिक्विड फॉर्म है वाटर यथ वन पत क्या बना H2O गैसेस फॉर्म उसको क्या कहते हैं वेपर्स ठीक है ना तो वाटर वेपर्स या वाटर या आइस हमारे पास है तीनों में H2O है ना और एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है दो जुड़े ये कंपोजिशन चेंज नहीं होगी ये बॉन्ड लेंथ जो वहां पे वो चेंज नहीं होगी आपकी बस जस्ट शक्ल चेंज होगी जिसको हम क्या कहते हैं स्टेट तो आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपने पढ़ी है ठीक है ना कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है सर देयर आर एट लीस्ट 10 स्टेट्स ऑफ मैटर मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ मैटर मोर देन कितनी है सर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर 10 स्टेट्स लेकिन नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस मतलब नॉर्मल कंडीशंस जो है टेम्परेचर प्रेशर का कितनी पढ़ते हैं हम 3 ठीक है आपने 9th में 5 पढ़ी होगी है ना एक सॉलिड लिक्विड गैस फिर प्लाज्मा और बैक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इस तरह हमारे बोसन अभी मैंने बता दिया क्वार्क के बारे में बताया मीजन्स के बारे में बता दिया ये भी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है ये भी एग्जिस्टेंस रखते हैं ठीक है अब ये क्या चीजें है ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ठीक है देयर आर मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है ना तो जिसमें हम लिखेंगे कौन कौन सी स्टेट है कुछ स्टेट्स के बारे में ठीक है तो 10 स्टेट जो हमारे पास है एक है जिस तरह आपको मालूम है सॉलिड इसी तरह आपके पास है लिक्विड इसी तरह आपके पास है गैस इसी तरह आपके पास है गैस और इसी तरह आपके पास है बैक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा प्लाज्मा बैक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये तो सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्होंने साथ ही में इसको डिस्कवर किया था प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ठीक है इसी तरह हमारे पास है कौन सी इस तरह मैंने बताया बोसन पार्टिकल है इस तरह हमारे पास है मीजन्स इस तरह हमारे पास है क्वार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है ना ये बार इवन दो अच्छा कितने टाइप के आपने देखे अच्छा आपको तो नहीं बता सकता मैं सुपर तो इंशाल्लाह 12th क्लास में पढ़ो मैग्नेटिज्म के टाइप देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म आपने सुना होगा या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन देयर इज अनदर काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म येट टू बी डिस्कवर्ड मतलब अभी डिस्कवर नहीं हुआ मगर उस पे खोज चल रही है एक अलग किस्म का आपके पास मैग्नेटिज्म डिस्कवर हो सकता है आने वाले वक्त में ठीक है अभी 118 एलिमेंट्स हैं रिसेंटली तो 5 हुए थे डिस्कवर मतलब 4-5 साल पहले अभी और भी हो सकता क्या सिर्फ 118 है नहीं डिस्कवर के माने ये है ये पहले भी मौजूद थे लेकिन हमारी शक्ल से दूर हमारी अकल से हमारी सोच से हमारी नजरों से दूर थे लेकिन अभी हजारों लाखों एलिमेंट्स हो सकते हैं दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड आने वाले वक्त में आप में से भी कोई होगा इस डिस्कवर करे पता होता ना युक्षा एलिमेंट चुना कि आप आइंस्टीनियम चु इरिडियम रदरफोर्डियम रदरफोर्ड नामस पे देख था चेनिस नामस पे ठीक है चेनिस है टेंशन चेनिस नामस पे ठीक है तो ये फिजिकल क्लास ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये आपने पढ़ा है ना सॉलिड क्या डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है रिजिड होते हैं यूजुअली ठीक है इस तरह लिक्विड इस तरह गैस इनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी ये मंत्र पाया खास तौर पर ठीक है ना नॉर्मल कंडीशन जिसको हम कहते हैं एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आने वाले वक्त में पढ़ेंगे एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री केल्विन पढ़ेंगे आगे जगह और कितना प्रेशर एक एटमॉस्फेयर 180 m एक एटमॉस्फेयर उधर प्रेशर होगा ठीक है ठीक है ये पढ़ेंगे आने एसटीपी एनटीपी इन सारी चीज क्या ये परवेज ब्रोकन इंशाल्लाह रहमान 1000 बार ये आ जाएगा एसटीपी क्या होता है चलिए तो मेन है हमारे पास क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन ये पढ़ी भी है लेकिन थोड़ा इसमें मैं ज्यादा ध्यान दूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन तब ना वना फाउंडेशन वारिया स्ट्रांग आसान के मसा युक्षा बायस आज तोरमत फिक्र हैं कि बस 9th पर आप जरा वन से हां तो ये सारी फाउंडेशन में आपने पढ़ी होनी चाहिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए अगर आपने ये 2 साल अच्छे से खास तौर पे 9th 10th पढ़ा 11th 12th बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए तो आने वाला वक्त जो आपके पास होगा बेहतरीन होगा ठीक है तो टेल मी की केमिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या है
9th समझना पुरमो कलामात से मैंने थे जाते केमिकल क्लासिफिकेशन बता दीजिए कौन कौन सी है केमिकल क्लासिफिकेशन में। शाबाश, रिएक्टेंट नहीं, वो तो है केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड उसको रिएक्टेंट जो मिलते हैं और जो बनते हैं प्रोडक्ट्स। मुझे मिल सकता वानस आप बता जिगर या वीर साहब बड़ पाना खाशी नी चुने ए वने नीसा इवोल्यूशन रुतबा वन सा रुतबा जी ए वनस मैडम जी वही क्या था वही बस किंच ना पाए दबा फार्मो तिमो ये मोनजा फार्मो हुई और फार्मो वो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने दो पढ़ी होगी, एक है मिक्सचर्स है ना। हाँ सर ऐसे पाए मगर मानो न सकता का मिक्सचर्स, दूसरा है प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस, एक है मिक्सचर दूसरा वी हैव प्योर सबस्टेंस, ठीक है ना। मिक्सचर्स प्योर सबस्टेंस वन सम मिक्सचर क्या गो रल मिल चुके लक्चर रल मिल चुके ना मतलब ये कनान वो रेडस वेडस पैटर्न कशर यूजुअली बाहर के बेचते कशर तथ बिहान बिहारी मतलब कि जो बाहर के है तो वो तुम कनान कनान तम ना माम का क्या ना माम का मटर कर रल मिल खंड रलावान सह शुरिन बे मटर मत गबि मटर क्या ब्या सफेद मटर ब्या जल गोज रलावान दिवान रल मिल खेन खतर तह खेमुज रल मिल अच्छा तेल चो मोबाइल मतलब अंग्रेज मशु और योर मशु आमद तो मिक्सचर क्या गो इन रल मिल लिखो मिक्सचर किसे कहते हैं वेराइटी मेड अप ऑफ शब मिक्सचर का मतलब विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्टेंस, डिफरेंट काइंड नेचर उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। सो मिक्सचर इट इज, पहले इसको डिस्कस करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर और क्या लिखना है पहले और मोर काइंड ऑफ सबस्टेंसेस। सब फिजिक्स देखो, फिजिक्स में किसी भी चीज को मैं कहूंगा बॉडी, फिजिक्स में या तो ऑब्जेक्ट कहूंगा कहती चीज, चाहे आप मैं बुक पेंट कहती चीज। केमिस्ट्री में किसी भी चीज को यूजुअली हम क्या कहते हैं सबस्टेंस, ठीक है ना। तो दो या दो से डिफरेंट काइंड के सबस्टेंस से बना होगा, डिफरेंट काइंड, टू और मोर डिफरेंट काइंड, ऐसे लिखूंगा डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं मिक्सचर। और इसमें दो काइंड के आपने पढ़े होंगे टिप ऑफ द टंग, एक होमोजीनियस दूसरा हीटेरोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हीटेरोजीनियस या हेटेरोजीनियस, जो भी आप बता दो, प्रोनाउंसिएशन आप तक है, हीटेरोजीनियस समझाना चाहिए। वनु क्या गो ये होमोजीनियस तो क्या गो ये हीटेरोजीनियस, वनस बताइए what do you mean by this homogeneous and what do you mean by this heterogeneous? Homogeneous mixture is that kind of mixture in which the mixture is such that there is uniform composition throughout the mixture. Uniform composition का मतलब है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स है ये आपस में ऐसे घुल गए होंगे, डिसॉल्व हुए होंगे कि ऊपर से नीचे तक जो आपके पास फेज दिखेगा वो एक ही दिखेगा। आई विल गिव एन एग्जांपल, अगर भी नियम आब, ठीक है, मैं बीकर में लूंगा पानी, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल 10 ml या 100 ml, उसमें 10 ग्राम में यहाँ पे साल्ट को मिला दूं, फिर इसको गोल दूं मतलब कि डिसॉल्व कर दूं स्टायरिंग रॉड से, ठीक है, चम्मच से, पत कर बह टेस्ट बुतुल हेर कनत बन कनत मंज बाग कूनस में टेस्ट सेम आएगा डिफरेंट सेम, बिकॉज NaCl जो डिस्ट्रीब्यूट ऊपर से नीचे तक हुआ है वो क्या हुआ है यूनिफॉर्मली सेम हुआ है। तभी तो स्कूल में आप पहनते हो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे हर कोई देखे, ठीक है, हर का अच्छा अमीर का गरीब चुन का डिफरेंट काइंड का नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब वही होता। तो इसी तरह होमोजीनस मिक्सचर में ऑल द कंपोनेंट्स, ये जो मिक्स आपके पास होते हैं ऊपर से नीचे थ्रू आउट द मिक्सचर, इनकी कंपोजिशन क्या रहती है यूनिफॉर्म सेम रहती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें शॉर्ट में, इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन या इन विच कंपोनेंट्स, ऐसे लिखेंगे इन विच components
of the mixture are distributed uniformly. जितने भी आपके पास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट आपके पास होएगा. इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज होमोजीनियस मिक्सचर. तो इसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपके पास, आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में क्या मिला देंगे? सपोज आपने पानी रखा, ठीक है, दिस इज H2O, और इसमें क्या करोगे? साल्ट के कुछ पार्टिकल्स, मान लीजिए ये साल्ट के कुछ पार्टिकल्स आपके पास है, ये मैंने रख दिया इसमें साल्ट NaCl सपोज, या शुगर जो भी कुछ है, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे इसमें जो कंपोजिशन थ्रोट क्या रहेगी सर? सेम, ठीक है ना. घुल जाएगा NaCl, डिजोल्व हो जाएगा ऊपर से नीचे तक. टेस्ट करो उससे पता चलेगा, टेस्ट में ही डिफरेंट. नून चित्रावा चाय पचा एक काम बासान बे ज्यादा माचु बासान, हर कंच सेम बासान पहनना सर, ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है? हिटेरोजीनस. हिटेरोजीनस मिक्सचर में क्या होगा? इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. क्या यूनिफॉर्म रहेगी? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना. जितने भी कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट काइंड के होंगे, लेकिन जो कंपोजिशन होगी वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है, ठीक है. तो हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे लेंगे, पानी आपने लिया H2O, ठीक है, साथ ही में इसमें आपने क्या मिला दिया? ऑयल को मिला दो, ठीक है ना. आप इसमें डाल दो ऑयल, ठीक है ना, साथ ही कोई भी ऑयल, ठीक है. अच्छा, साथ ही में क्या कर दो? और एक काम कर दो, आप इसमें मिला दो सैंड को, ठीक है ना, ठीक है ना. या साथ ही में और एक चीज कर दो, आप इसमें क्या कर दो? ग्रेवल्स मिला दो, ठीक है ना. ग्रेवल्स यू नो लक इट काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है. पर दियो छोक दियो, आप रोज बोन रोजा ग्रेवल्स रोजन बोन बी करके, जो आपके पास सैंड के पार्टिकल्स तिम रोजा सस्पेंड करा हेर पेड बोन तान. जो ऑयल होगा वो कहां पे होगा? ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम. तो ऊपर ऑयल ज्यादा, नीचे कम. सैंड के पार्टिकल नीचे ज्यादा, ऊपर कम. ग्रेवल्स नीचे ज्यादा, ऊपर कम. पानी ऊपर से नीचे डिफरेंट. तो आपके पास यहाँ पे हर एक कंपोनेंट की जो यहाँ पे कंपोजिशन मिकदार होगी वो क्या होगी सर? डिफरेंट होगी. सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजीनस या हेटेरोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन में पहली, वो कौन सी हमारे पास है? मिक्सचर्स आपके पास आएगा. कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, प्योर सबस्टेंस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे इसमें.